हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। भाई अगर मुझे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाना है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और मैं कैसे इस चीज़ का मतलब कहते हैं ना कि कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन पा सकती हूँ, कैसे इस चीज़ से सेफ गार्ड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, भाई अलग अलग कंट्रीज के अंदर आप जाओगे तो हर कंट्री के अंदर, हर डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट लेबर मिक्स होता है। लेबर मिक्स डिफरेंट होने का मतलब क्या है? कुछ कंट्रीज में चीपर लेबर मिलेगी, कुछ कंट्री में कॉस्टली लेबर मिलेगी, कुछ कंट्री में कॉस्टली मिलेगी। तो अगेन मेरी प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो होगा उससे अफेक्ट हो जाएगा। ऐसी सिमिलर वे के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर मैं देखूंगी तो मुझे मोर स्किल्ड लेबर मिलेगी, कुछ कंट्रीज के अंदर मुझे अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेबर मिलेगी। तो देखो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लेबर का हिसाब होता है। जैसे इंडिया का हो आप, तो इंडिया के अंदर माना ऐसा जाता है, वर्ल्ड की नज़रों से देखे तो ऐसा जाता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा चीप लेबर मिलती है और अनस्किल्ड लेबर मिलती है। स्किल्ड भी है, कॉस्टली भी है, पर अगर देखें अबंडेंस के मामले में कि ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है, अनस्किल्ड और चीप। वही अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली एंड मोर स्किल्ड लेबर मिलेगी। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट। जब भी आप कभी भी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा। एंड फॉर दैट योर मैनेजर हैज टू टेक द एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। यू हैव टू मेक एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। आपकी पॉलिसीज ऐसी हो जो कि सामने वाली कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम के अकॉर्डेंस में चले। ठीक है, नहीं तो अगेन ये आपके लिए एक डिफिकल्टी हो सकती है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके लिए डेवलप कर सकती है। सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या है भाई? देखो जब भी आप सामने वाली कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप का बार्टर एक्सचेंज नहीं है, आप कुछ ना कुछ पैसों में डील करोगे। और वो पैसे क्या है? करेंसी। अब आपकी करेंसी और उन सामने वाली करेंसी डिफरेंट हो सकती है। तो करेंसी को कन्वर्ट करते हो, जब आप मनी को कन्वर्ट करोगे डिफरेंट करेंसी के अंदर, अगेन उसके अंदर भी आपको एक दिक्कत है। भाई अगर आपने, आपकी पॉलिसीज ऐसी है, आपका जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि आप कहते हो कि आप कोई भी जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 1 महीने के बाद मिलेंगे, और 1 महीने के बाद आपको लगता है कि वो पैसे का रेट कम हो जाएगा। इंडिया के मुकाबले अगर मैं देखूँ कि मैंने, मेरी पॉलिसी ये बनी हुई, मेरी क्या पॉलिसी है कि जो भी मैं आज सामान एक्सपोर्ट करूँगी उसकी पेमेंट जो है मुझे आफ्टर 1 मंथ मिलेगी, आफ्टर 1 मंथ मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरे लिए फेवरेबल कैसे हो सकता है? आज जो डॉलर का प्राइस है वो ₹85 है, 1 महीने के बाद मुझे पता है कि डॉलर का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। तो क्या हो सकता है? कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो होती है उनकी अलग अलग करेंसीज होती है। और जब आप करेंसीज को कन्वर्ट करते हो और आपने कोई रॉन्ग पॉलिसी चूज कर ली तो कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क विद इन द लिमिट्स इम्पोज बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। देखो सामने वाली कंट्री की गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलेशंस, रूल्स लगा रखे हैं, जो भी वो इंटरवेंशंस लगा रखे हैं, उसके लिमिट्स में, उसके कायदे में रह के ही आपको अपने सारे काम करने हैं। तो यू हैव टू वर्क विद इन द लिमिट्स विच हैव बीन इम्पोज बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज कर सकती है, और उसको बचने के, सेफगार्ड करने के तरीके भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या आता है, मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग एन डोमेस्टिक बिजनेस। अगर मेरा डोमेस्टिक बिजनेस है उसको मैनेज करना बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है अगर मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कंट्रीज डिफरेंट है, कंट्रीज अलग अलग हो गई। मेरी कंट्री के अंदर मुझे पता है क्या रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, सामने वाली कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स, उसकी गवर्नमेंट क्या कहती है, वो सारी चीज़ें मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। द रेंज ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द मैनेजर इन इंटरनेशनल बिजनेस मच वाइडर। जितनी प्रॉब्लम्स मैं फेस करूंगी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज द प्रॉब्लम्स विच हैज़ बीन फेस्ड बाय मैनेजर इन द डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो इंटरनेशनली ऑपरेट करता है ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को। इंटरनेशनल बिजनेस फोकस ऑन द नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इमर्जिंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। किस चीज़ पे फोकस करता है? फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में। अगर फॉरेक्स के अंदर डॉलर का प्राइस महंगा हो रहा है तो अगेन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, अगेन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है बेटा क्यों है? क्योंकि पहले मुझे $1 की जो मैं पेमेंट करती थी वो ₹85 में करती थी, अब वही $1 की पेमेंट करने के लिए मुझे 86 या 87 या ₹70 देने पड़ रहे। तो अगेन मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वो सेम अमाउंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ठीक है,
तो बेसिकली हमने देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को फोकस करना है हमें, और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। वो बता रहा है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। दोनों ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले डिफरेंस क्या है? मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। भाई डोमेस्टिक ट्रेड, मेरे इंडिया का ट्रेड इंडिया के अंदर ही कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर जो लेबर की मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा ईजी होगी, कैपिटल की मोबिलिटी ज़्यादा ईजी होगी। बिकॉज देखो, आज मैंने अपनी एक फर्म खोल रखी है दिल्ली के अंदर, मैं थोड़ा सा पैसा खोल लगाऊंगी, मैं हरियाणा में भी खोल लूंगी, मैं अपना उत्तर प्रदेश में खोल लूंगी, महाराष्ट्र में खोल लूंगी, तो ईजिली तरीके से मैं अपनी लेबर को और अपनी कैपिटल को मोबाइल कर सकती हूँ। तो वही चीज़ बता रहे हैं, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज मोर विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर अपनी लेबर को शिफ्ट करना या फिर पैसे लगाना ज़्यादा ईजी होता है देन इन केस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इट इज़ क्यों? क्योंकि सेम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। भाई जो लॉज मेरे दिल्ली पे लग रहे हैं वही मेरे महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में लगेंगे, बिकॉज मेरी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, लॉ कंपनी लॉ जो एक कंट्री का होता है वो हमेशा सेम रहता है। कंट्री का लॉ कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लॉ जो कंट्री के ऊपर लगता है वो उसकी हर स्टेट पे लगता है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। वेयरएज अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जाती हूँ तो मेरे साथ रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन हो सकता है। हो सकता है कि मेरी जो फैक्टर की मोबिलिटी है वो इतनी अच्छे तरीके से ना हो, वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर की हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉस मना करते हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर बाहर के देश का कोई भी, इंडिया के देश का कोई भी पर्सन आके कुछ भी काम नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज, कम्युनिटी अटैचमेंट एंड पैट्रिज्म ऑल्सो एक्ट एज एन इम्पीडियंट इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। भाई लोग अपना देश छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, पैट्रियोटिक है, अपने देश के देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं, उनको उन जैसी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे, इसलिए लोग खुद भी छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो अगेन ये मेरे लिए क्या है? एक हिंड्रेंस है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग्स में जो लेबर और कैपिटल का फ्री फ्लो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है, तब डिफरेंस आता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम वी आर मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल। ट्रेड तो पॉसिबल होता है पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो पहली चीज, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ईजिली तरीके से डोमेस्टिक में हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव तरीके से इंटरनेशनल में हो सकती है। उसके दो रीज़न कौन कौन से हैं? क्योंकि हमें लॉस उसके चेंज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो वहाँ की कंट्री के हिसाब से लॉस चेंज होते हैं, और जो फैक्टर्स जो मूव करेंगे, दैट इज़ जो लेबर मूव करेगी, उसके साथ कम्युनिटी अटैचमेंट होती है, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसको पैट्रियोटिक फीलिंग उसके अंदर होती है। दो फैक्टर्स क्लियर हो गए। चलो, डिफरेंट मॉनेटरी सेटअप कह रहे हैं, अगर एक कंट्री के अंदर सिंगल करेंसी चलती है तो सिंगल करेंसी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें कुछ भी खरीदना है, किसी भी तरीके का ट्रेड करना है इंटरनल, तो वो एक सिंगल करेंसी से हो सकता है। बट बात करें अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की, तो एक पर्सन को बहुत सारी करेंसीज के अंदर डील करना पड़ेगा। अगर कोई भी गुड्स को उसको इम्पोर्ट करना है सामने वाली कंट्री से, उसके ऊपर उसको एक एक्सचेंज रेट भी पे करना पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट का इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड के ऊपर। अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता तो मैं कम ट्रेड करूंगी, एक्सचेंज रेट कम होगा तो मैं ज़्यादा ट्रेड करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद डिफरेंट फिस्कल पॉलिसीज, कहते हैं अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट की टैक्सेशन कलेक्शन की पॉलिसीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिस्कल पॉलिसीज होती है विद इन अ कंट्री। जनरली सेम टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, एक कंट्री के अंदर सेम टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, बट अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो उनकी फिस्कल पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो एक आइटम को प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा बैठता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइटम जो एक कंट्री के अंदर कर रहे हैं वो सेम है, वेयर एज इट डिफरेंट कंसिडरेबली बिटवीन द टू कंट्रीज। भाई एक कंट्री के अंदर चाहे मैं दिल्ली में कोई सामान बनाऊं, चाहे मैं हरियाणा में कोई सामान बनाऊं, चाहे मैं महाराष्ट्र में कोई सामान बनाऊं, वेयर बाय मोर और लेस जो अमाउंट है एक सामान को प्रोड्यूस करने की वो सेम रहती है। बट अगर मैं दो कंट्रीज के बीच की बात करूँ तो इंडिया में जो सामान मैं बनाऊं वही सामान अगर मैं यूएस में जाके बनाऊं तो उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस, रीजनेबल डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा उसकी कॉस्टिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वेज रेट वहाँ के अलग होंगे, टैक्सेस का स्ट्रक्चर वहाँ का अलग होगा। अगर सेम कंट्री की बात करें तो सेम कंट्री पे वेज रेट सेम रहेंगे, टैक्सेस सेम रहेंगे, लॉ सेम रहेंगे, तो प्राइजेस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। पर डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो तीनों चीज़ें उसके अंदर अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्रक्स क्या है? लेबर इंटेंसिव जितनी भी आइटम्स है वो प्रोड्यूस होगी इन अ डेवलप्ड कंट्री में कॉस्ट मच मोर देन इन अ डेवलपिंग कंट्री। अगर कोई भी ऐसी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लेबर चाहिए, जिसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो अगर वो डेवलपिंग कंट्री में बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, डेवलप्ड कंट्री में बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री के अंदर जो हमारी लेबर की कॉस्ट है वो क्या है? वो क्या है?
कॉस्टली है, लेबर क्या है हमारी कॉस्टली है इस रीजन की वजह से। फिर उसके बाद फैक्ट प्रोडक्ट इमोबिलिटी, कह रहे हैं अगर आपका वेल डेवलप सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, तब आप अपने सामान को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं कंट्री के अंदर बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर। बट वही बात करो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की, तो आपको सामान डिस्टेंस प्लेसेस पर लेकर जाना है, पर आप तभी ले जा सकते हो, कैन ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, बट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर। आप बेसिकली देखो कि फैक्टर इमोबाइल तो नहीं है, क्या ईजिली आप उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? डोमेस्टिक ट्रेड में तो ईजिली हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी आसानी से आप चीज़ों को इधर से उधर नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताओ, मुझे गाड़ी चाहिए, पॉर्श चाहिए, उठा के ले आओ यहाँ इंडिया में, नहीं ला सकते ना, फैक्टर इमोबिलिटी है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो वही चीज़ की बात है। नेशनलिस्टिक फीलिंग, कह रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेड करते समय हम there are no nationalistic feeling involved. Any organization working within the boundaries of a company is least suspected, whereas in case of international trade, इसका मतलब क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में रह के ट्रेड कर रहे हो और अपना सामान बेच रहे हो किसी भी पर्सन को, तो वो आपको ऐसे सस्पिशियस नज़रों से नहीं देखेगा, वो आपका सामान ट्रस्ट वर्दी होके खरीद के चल लेगा, ले लेगा, ठीक है। बट वही आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आपका सामने वाला पर्सन सामने वाली कंट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब उसको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो, ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट हमेशा सस्पिशियस नज़रों से देखेगा कि क्या वो सही भी है, क्या वो राइट है, क्या वो चीप गंदी क्वालिटी का तो नहीं है। वही चीज़ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन अनदर कंट्री आर लुक डाउन अपॉन द होस्ट कंट्री। भाई हर बंदा अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा खरीदना पसंद करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनी के प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि भाई आप मेड इन इंडिया चीज़ों को यूज़ करो, विच मीन्स आप स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो। ऐसे स्लोगन्स बना दिए गए ताकि लोगों को मोटिवेट करा जाए, एनकरेज करा जाए कि वो अपनी कंट्रीज़ के ही गुड्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनको पहले खरीदे इन प्रेफरेंस विद द गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप्स, क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म लॉज जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, कॉमर्स, टैक्सेशन, एक कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म रहते हैं। वेरएज अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो हर गवर्नमेंट जो होती है बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है फॉरेन के कंपनीज के साथ। कहने का मतलब क्या है भाई, कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई सामने वाली कंट्री में से कोई आए, आपकी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे और आपकी कंट्री के जो इंडस्ट्री सेटअप है उनको वाइप आउट कर दे। तो इसीलिए उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज़ के जो लॉ वगैरह है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को बचाया जाए, ठीक है। भाई सीधी सी बात ये है, अब इंडिया के अंदर कोई भी आएगा और कुछ भी चीज़ें वाइप अप करके चला जाएगा कि इंडिया का पावर प्लांट पूरा हम संभालेंगे, इंडिया की टेलीकम्युनिकेशंस लाइंस हम संभालेंगे, ऐसे किसी को भी आने नहीं देंगे। गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करेगी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो कंपटीशन के अंदर मेंटेन्ड रहे, ठीक है। डिफरेंट कमर्शियल पॉलिसीज़, कोई भी कंपनी इम्पोज कर सकती है वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस व्हाइल सेम और नॉट इम्पोज ऑन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री कितनी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कि टैरिफ लगा देगी, इंपोर्ट पे कोटा, ये क्या है, एक तरीके के सारे टैक्सेस है जो कोई भी पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर लगा दी जाएंगे। एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सचेंज कंट्रोल, सारी चीज़ें लगाई जा सकती है। डिफरेंट मार्केट कंसिडरेशन, कह रहे डिफरेंस इन द डिमांड पैटर्न, सेल्स टेक्निक, मार्केट रिक्वायरमेंट आर अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। भाई डिमांड ही नहीं है, आप जिस कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, आप जिस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड ही नहीं है या वो बिक ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो वो भी आपके लिए क्या है, एक हिंड्रेंस हो सकता है। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये बेसिकली आपको एक डिफरेंस बताते हैं बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने क्लिपिंग लगा के आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको साथ में काफ़ी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए। पॉइंटर पॉइंटर बता के तो मैं आगे बढ़ सकती थी, बट यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, आपको पता चलता कि देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, इसको घर पे जाके बस एक बार रीड कर लेना। चलो एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, एक्सप्लेन सम डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तो मैम आपने पढ़ाया नहीं, वो ट्रेड था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे अलग है। आप कह रहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस की फीचर्स बताओ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस इज आउटग्रोन ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। कह रहे डोमेस्टिक बिजनेस जब बड़ा हुआ
तभी इंटरनेशनल बिजनेस का जन्म हुआ। तो इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ से बना है? डोमेस्टिक बिजनेस में से ही बना है। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएनई कहते हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, वो पहले डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम करती है। भाई कोई भी कंपनी थी पहले इंडिया में काम किया करती थी, इंडिया में काम कर करके उसने अपने आप को एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया, और फिर वो इंटरनेशनल गई। डोमेस्टिक बिजनेस अकर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सिंगल नेशन, एक ही नेशन की बाउंड्रीज के अंदर होती है, पर इंटरनेशनल के अंदर क्रॉस बाउंड्रीज होती है, क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज होती है। कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ओवरसीज आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। भाई हमारे देश के जो लॉज, पॉलिटिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, पॉलिसीज, ट्रेड वगैरह है, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह, वो सामने वाली कंट्री के इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। अब फीचर्स क्या है जो कि डिफर करते हैं दोनों को, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस को? सबसे पहले स्कोप। इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो गया बिकॉज वो इंटरनेशनली चला गया। इसका मतलब ये नहीं है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मर्चेंडाइज ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट आप ट्रेड कर रहे हो सर्विसेज का भी, लाइसेंसिंग का भी, फ्रेंचाइजिंग का भी। कहने का मतलब क्या है, आज मैकडी इंडिया के अंदर है तो ये नहीं है कि मैकडी अपनी चटनी या मैकडी अपना कोई सामान जो है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे बिक रहा है। मैकडी यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे आके लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहा है। मैकडी यहाँ पे आके लोगों को सर्विस दे रहा है, अपने लाइसेंसेस दे रहा है ताकि वो उसके सेम तरीके के आउटलेट्स खोले और वहाँ पे सामान बनाए, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। फिर आती है बात बेनिफिट्स की। तो इंटरनेशनल बिजनेस को बेनिफिट मिलता है नेशन से भी और फर्म से भी। डोमेस्टिक बिजनेस को कम बेनिफिट मिलता है बिकॉज वो कम एरिया को टैप कर पाता है, पर इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा एरिया को टैप करता है, इसलिए उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, फर्म जो कि ट्रेड कर रही है इंटरनेशनली उसको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस झेलनी पड़ेगी, उसको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं अगर वो अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा वाइड स्प्रेड करती है और उसके अकॉर्डेंस में चीज़ें नहीं चलती है। किसी भी कंट्री का जिसके अंदर वो ऑपरेशन कर रही है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो फर्म को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। फर्म ह्यूज लॉसेस फेस कर सकते हैं एक एरिया के अंदर, पर दूसरे एरिया में उसको प्रॉफिट मिल सकता है अगर वो इंटरनेशनल चलती भी है तो। मोड्स ऑफ एंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरीज, सब चीज़ें उसके अंदर कवर होती है। बेसिकली अपने बिजनेस को ग्रो करना है आप किसी भी तरीके से। चलो, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, ए और बी दो पार्टी थी, अब मिलके क्या बना दी, ए बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापानीज कंपनी है, इन लोगों ने जॉइंट वेंचर के इंडिया के अंदर क्या बना दिया, मारुति सुजुकी। ठीक है, हीरो और होंडा जॉइंट वेंचर किया, हीरो होंडा बना दिया। समझ रहे हो? वोडाफोन आइडिया, चलो ये दोनों तो इंडिया के, जॉइंट वेंचर किया, वीआई बना दिया। तो ये कह रहे हैं मोड्स ऑफ एंट्री आप जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो। होली ऑन सब्सिडरी, पूरी की पूरी सब्सिडरी खरीद ली। शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर लेकर जाते हो। पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्वियसली इम्प्रूव द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द नेशंस। भाई सीधी सी बात है, इंडिया अगर ग्लोबलाइज करेगा, अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगा, तो इंडिया के और कंट्रीज के साथ रिलेशन जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, क्रॉस नेशनल कॉपरेशन बढ़ेगा। कभी भी इंडिया को किसी चीज़ की सहायता चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, तो सबसे पहले की दी जाएगी। नेशंस कॉपरेट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्डिंग होगा रिलेशनशिप्स का, अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे, कॉपरेशन होगा इंडिया के साथ। तो वही सारी चीज़ें कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो क्या बेनिफिट है। ठीक है, पहले वाले मैंने आपको समझाया कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, अब मैंने समझाया कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस कैसे होगा। कभी भी इसके ऊपर अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो ये आपके बेसिस ऑफ पॉइंट बन जाएंगे और इसके व्याख्या आप लिख सकते हो। डिटेल में इसलिए बनाया क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, पूछ लेता था, इसलिए आपको बता दिया। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का करके चलेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूछ रहे हैं स्टेजेस, या फिर और कैसे पूछ लेंगे, प्रोसेस ऑफ किसका, ग्लोबलाइजेशन, या फिर क्या पूछ लेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। भाई ग्लोबलाइजेशन की क्या स्टेजेस है या ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का क्या स्टेजेस है या उसका क्या प्रोसेस है। इसकी बेटा 3 स्टेजेस है। भाई एक बिजनेस इंटरनेशनल वे में जा रहा है, इंटरनेशनलाइज हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है,
कैसे? धीरे-धीरे तो बढ़ा, तो क्या स्टेजेस थी वो स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो एक छोटी-सी डोमेस्टिक कंपनी होती है, जो कि अपने एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम करती है, जिसको वो प्राइमरी मार्केट कहती है, जिसके अंदर उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। सीधी-सी बात है ना, एक बच्चा एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, धीरे-धीरे करके बड़ा हुआ, तो वो बड़ा कैसे हुआ वो जान रहे हैं हम। सबसे पहले वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम करेगा, फिर वो 1-2 मार्केट और पकड़ेगा जिसको हम इंटरनेशनल कंपनी कह दे मल्टीनेशनल कंपनी कह देंगे, कि वो अपनी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री में भी काम कर रहा है, 3-4 और कंट्री पकड़ ली उसमें भी काम कर रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो विश्व की हर कंट्री में काम करेगा, जिसको हम कहेंगे ग्लोबल कंपनी। जैसे कि ग्लोबल कंपनी कौन-सी है हमारी? अमेज़न। ग्लोबल कंपनी कौन-सी है? मैकडी, डोमिनोज़, कोका कोला। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हो गए। तो बेसिकली आप देखो डोमेस्टिक कंपनी ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस को डोमेस्टिकली वो ऑपरेट कर रही है। इट नेवर कंसीडर ऑफ गोइंग इंटरनेशनल। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी होंगी कि मैं बाहर चली जाऊँगी। वो हमेशा डोमेस्टिकली अपने काम को ऑपरेट करती है, व्हिच मीन्स अपनी जो उसकी प्राइमरी मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ। डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बिकॉज़ ग्रोथ लिमिटेड है, उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, जिसकी वजह से जो आज का इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन है, वो एनकरेज करता है डोमेस्टिक मार्केट के जो हमारे होल्डर्स हैं कि आप फॉरेन मार्केट्स के अंदर जाओ। बट फॉरेन मार्केट्स में वो जाएगा कैसे? थ्रू एक्सपोर्टिंग, अपना सामान एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग, लाइसेंस देके कि आप मेरा सामान बना सकते हो, और फ्रेंचाइजिंग, अपने जैसे आउटलेट सामने वाली कंट्री के अंदर खोल देने से। ठीक है? अब वो उसको प्रोत्साहन मिला, अब उसको एनकरेजमेंट मिली कि भाई आप वाइड हो जाओ, आप वाइड स्प्रेड करो, आप डाइवर्सिफ़ाई करो, तब वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाता है। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या काम करती है? वो मल्टी डिविजनल मार्केटिंग करती स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती है। मतलब आज एक कंपनी जो इस डोमेस्टिक मार्केट में थी, अब वो 2-3 और इंटरनेशनल मार्केट्स पकड़ लेती है, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कह देते हैं। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी का पेट अभी भी नहीं भरा, वो चाहती है मैं और बड़ी बन जाऊँ, मैं विश्व की ऐसी कंपनी बन जाऊँ जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल बन जाऊँ मैं। तो वो ग्लोबल कंपनी बनने की चेष्टा में लग जाती है, जिस ग्लोबल कंपनी के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका होम बिजनेस और दूसरा होता है आपका होस्ट बिजनेस। तो इट फोकस ऑन द ग्लोबल मार्केट फ्रॉम द हाउस और सिंगल कंट्री। एक कंट्री में बैठ के या फिर अपने घर वाली कंट्री में बैठ के वो ग्लोबल मार्केट्स पे फोकस करती है, उन सारी मार्केट्स को सप्लाई करती है अपना सामान। तो वो मेरी ग्लोबल कंपनी होगी, कि एक जगह पे बैठ के अपनी होम कंट्री में, अपनी सिंगल कंट्री में बैठ के वो पूरी ग्लोबल मार्केट्स पे अपना सामान जो है वो मार्केट करती है, सप्लाई करती है, तो उसे हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। तो आप समझ गए एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे होगा? पहले वो डोमेस्टिक कंपनी में था, फिर उसका पेट नहीं भरा, वो कहता है कि नहीं मुझे एक्सपैंड होना है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी बनी, और फिर उसको और एक्सपैंड होना तो वो ग्लोबल कंपनी बन गई। और यही मेरा 3 स्टेप स्टेजेस प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का या फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, की बिजनेस मेरा इंटरनेशनलाइज कैसे हुआ, डोमेस्टिक से मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ग्लोबल कंपनी मेरा बन गया। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? आई होप सब चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, यहाँ तक अपने नोट्स ज़्यादा फटाफट से कॉपी कर लो।